मॉर्निंग बच्चों। बेटे आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है यूनियन टेरिटरीज। तो मैंने आप लोगों को बताया, जो अभी तक बताया वो मैंने ये बताया बच्चों कि मैंने कल बताया कि अरेंजमेंट ऑफ द पावर्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर दैट मींस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मैंने बताया यूनियन लिस्ट बताया था पिछले वीडियो में। मैंने यूनियन लिस्ट, और मैं बार बार कहता हूँ जो लोग वीडियो देखते हैं, जो लोग भी एक्टिव हैं, जो इनएक्टिव हैं और उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जो एक्टिव हैं वो आंसर जरूर लिख के भेजा करें ताकि मैं कुछ देखूँ क्या हम क्या लिख पाते हैं, क्या समझ पाते हैं। एवरेज तो मुझे कम से कम लिख ही जाना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू, ऑल ऑफ यू, खासकर आई जे और एच के क्लास के बच्चों को एक भी आंसर नहीं लिखते। तो ऐसा ईगो की बात नहीं है कि आप लोग आंसर नहीं लिखते तो बहुत अच्छा करते हैं, आपने बहुत अच्छी यूनिटी बना रखा है, आपने बहुत अच्छा यूनिटी बना रखा है कि कोई आंसर नहीं लिखता। आई एम नॉट मैं मतलब कोई आपको अपोजिट करने वाला, पोजिशन करने वाला नहीं हूँ कि आपने आंसर नहीं दिया तो आपकी जीत हो गई। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू, कुछ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं कि टेस्ट एट 1 क्लास में, 2 बच्चे वीडियो सेट देख रहे हैं, उन दोनों बच्चों को जिनको भी एक्टिव होना है उनको चाहिए कि दे शुड आल्सो राइट द आंसर एंड सेंड टू मी, ताकि मैं समझ सकूं कि कैसा आप लिख पाते हैं, मुझे और कैसा पढ़ाना चाहिए, कैसा वीडियो देना चाहिए, क्या मैं ज़्यादा डिफिकल्ट पढ़ा रहा हूँ, तो उस पर मैं मुझे वर्क करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू टू राइट द आंसर एंड सेंड टू मी। तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था कि पावर का डिवीजन किया गया। क्या पढ़ाया था बच्चों? डिवीजन ऑफ पावर। क्या पढ़ाया था मैंने? डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर्स में मैंने बताया था कि 3 लिस्ट में पावर का डिवीजन किया गया था। सेंट्रल लिस्ट, दूसरा मैंने बताया था स्टेट लिस्ट, और तीसरा मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट में रहता है। कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, ये 3 लिस्ट के थ्रू मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बताने की कोशिश किया था। ये क्या होती है, ये सारी लिस्ट क्या होती हैं, ये सारे चीजें मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने बताया था कि इसमें ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे, इसमें 66 सब्जेक्ट थे, और इसमें 47 थे, बाद में इसमें 99 या 98 हो गए, इसमें 61 हो गए, इसमें 52 हो गए। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। फिर मैंने बताया था आपको कॉन्करेंट लिस्ट के बाद मैंने बताया था रेसिडुअरी पावर, जिनका एक्सप्लेनेशन किसी भी लिस्ट में नहीं है। मैंने बताया था ऑटोमेटिकली उस समय माना गया था ये लिस्ट हमेशा यही पावर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फ्यूचर में ढेर सारे नए सब्जेक्ट आएंगे निकल करके, वो किसके हाथ में जाएंगे, उन पर कानून कौन बनाएगा, उन्हें इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये सारी चीजें मैंने बताया था पिछली वीडियो में। फिर मैंने बताया था स्पेशल स्टेट्स। क्या बताया था? स्पेशल स्टेट के बारे में बताया था, और स्पेशल स्टेट में स्पेशल स्टेट, और इसके बारे में मैंने एग्जाम्पल दिया था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का मैंने एग्जाम्पल दिया था। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, जम्मू एंड कश्मीर का मैंने एग्जाम्पल दिया था स्पेशल स्टेट के बारे में। और मैंने बताया था कि आर्टिकल 370 के थ्रू, हाँ मैं इसके बारे में बता रहा था। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास 562 यूनाइटेड प्रोविंसेस थे। 562, किसी बुक में बेटा 563 लिखा मिलता है, 562, किसी बुक में 563 भी मिल जाता है, लेकिन एक्चुअली मैंने जहां पर पढ़ा 563 ही देखा, 562 भी किसी बुक में देखा है। तो 563 आप मान के चलिए इतनी देश की रियासतें थी। मैं रियासतों को समझाऊं तो आप लोगों ने अगर एक मूवी देखा था, लगान करके मूवी आई थी, तो उस लगान मूवी में देखो राजा भी आया करता है, राजा भी आता है। आपका मैच देख लो, वो राजा था, अंग्रेज उसे बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन वो अपनी टीम को भी नहीं सपोर्ट कर सकता था, इतना मजबूर राजा होता था। ठीक है, इतना मजबूर राजा था। तो वैसे ही राजा होते थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस में राजा होते थे, और वो अपने एरिया में अपने कानूनों को लागू करते थे। ठीक है, ऐसे 563 किंग थे इंडिया में। छोटे छोटे किंग थे, लेकिन कुछ बहुत बड़े थे, और उन बहुत बड़े में से मैंने बताया था एक आपका जम्मू कश्मीर था, और दूसरा था आपका हैदराबाद। जम्मू कश्मीर, पहला था जम्मू कश्मीर, और दूसरा था हैदराबाद।
हैदराबाद, जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद। तो जम्मू कश्मीर हैदराबाद, तो जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने बताया था राजा यहाँ के कौन थे, हारी से, और यहाँ के निजाम थे, क्या नाम था, निजाम उल मुल्क इसके फाउंडर थे, निजाम उल मुल्क इसके फाउंडर थे। ये जो राजा हरी सिंह थे, तो मैंने निजाम उल मुल्क के बारे में कल बता दिया था, क्योंकि हमें हैदराबाद के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, हमें जो पढ़ना है जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ना है। इस वजह से आज हम टॉपिक पे रहते हैं और जम्मू कश्मीर के बारे में बताते हैं, और इसके बाद फिर यूनियन टेरिटरीज और कैसे डिफिकल्ट होता है पावर को चेंज करना। तो ये जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह थे, ये क्या किया बेटा, इन्होंने स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया कि हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों में किसी भी देश के साथ सम्मिलित नहीं होंगे। इसने डिक्लेयर किया, जम्मू कश्मीर ने डिक्लेयर किया, हरी सिंह ने डिक्लेयर किया कि हम जम्मू एंड कश्मीर एक अलग राज्य बनेगा, एक अलग देश बनेगा, और ये किसी भी देश में सम्मिलित नहीं होगा और अपना खुद का देश बनाएगा और हम यहाँ के राजा होंगे। ऐसा किसने डिक्लेयर किया? इट वॉज डिक्लेयर्ड बाई राजा हरी सिंह। राजा हरी सिंह ने कहा, स्टार्टिंग में कहा कि हम किसी भी देश में सम्मिलित नहीं होंगे, मतलब न भारत में न पाकिस्तान, किसी भी देश में। मतलब यहाँ दो ही ऑप्शन थे, या तो भारत में सम्मिलित हो जाओ या तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाओ। अंग्रेजों ने तो ऑप्शन दिया था, तो इन्होंने कहा ना हम भारत में सम्मिलित होंगे ना पाकिस्तान में। ऐसा किसने कहा? राजा हरी सिंह ने कहा। राजा हरी सिंह ने कहा कि ना तो हम भारत में सम्मिलित होंगे और ना ही हम पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, ऐसा हरी सिंह ने डिक्लेयर किया। तो बच्चों हरी सिंह ने यह डिक्लेयर किया कि ना हम भारत में सम्मिलित होंगे ना पाकिस्तान में। इधर हैदराबाद के बारे में डिक्लेरेशन बता दिया था, ये डिक्लेरेशन हैदराबाद ने किया, क्योंकि हैदराबाद मिडिल ऑफ इंडिया में था। देखते हैं, मिडिल ऑफ इंडिया मतलब साउथ इंडिया की तरह भी पड़ता है, लेकिन वो बीचों बीच भारत में। अब सोचो यार, भारत के बीच में कोई एक देश बनकर तैयार हो जाए, तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। जैसे बांग्लादेश है, एग्जिस्ट तो हो ही रहा है किसी न किसी तरीके से, लेकिन इतना बीच में वो भी नहीं है। तो ऐसा कुछ कंडीशन सिचुएट क्रिएट हो गई यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जब ये हैदराबाद में, तो हैदराबाद के ऊपर मैंने बताया था कौन, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल जो उस समय होम मिनिस्टर थे। उन्होंने जबरदस्ती आर्मी लगा करके सम्मिलित कर लिया इसको, हैदराबाद को आर्मी लगाया। फिर वो चिल्लाने लगे कि हमें पाकिस्तान में सम्मिलित होना। तो जब उन्होंने ये कहा कि हमें पाकिस्तान में सम्मिलित हो गए, तो जब पाकिस्तान ने सोचा कि हम हैदराबाद तो जा नहीं सकते हैं, इस वजह से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का, यहाँ पर उन्होंने अटैक किया। तो देखो हमारे पास जम्मू कश्मीर ये यहाँ से इतना है, लेकिन हमारे पास बचा सिर्फ इतना है, लेकिन मैप में हम दिखाते हैं, मैप में हम पूरा यहाँ तक दिखाते हैं। और इसी को POK कहा जाता है, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का, ये पाल वाले पोर्शन को जम्मू कश्मीर ने, वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, यहाँ से हाईवे और ये व्यापार ट्रेडिशनल एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए। तो ये जो एरिया था, ये एरिया थे जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। उसने सोचा कि जम्मू कश्मीर को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। जब जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो राजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगा, क्या हमें मदद दे दीजिए। तो भारत ने मदद तो दिया, लेकिन भारत ने एक साथ ये भी रखी कि आपको पाकिस्तान को छोड़ के, यानी आपको अपना जो फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं, खुद राजा बनना चाहते हैं, ये डिसीजन छोड़ करके आपको भारत में सम्मिलित होना होगा। ठीक है, और इस तरीके से तब जब राजा हरी सिंह ने कहा कि हम भारत में सम्मिलित हो जाएंगे, बट हमारे स्टेट को नॉर्मल स्टेट के तरीके से ना डिवाइड किया जाए और हमारे स्टेट को एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया जाए। ठीक है, तो ये स्पेशल स्टेट का स्टेटस राजा हरी सिंह के कहने पर भारत सरकार ने प्रोवाइड किया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा गया था कि ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल स्टेटस है। ठीक है, इसे जब भी भारत सरकार चाहेगी खत्म कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 370 के थ्रू जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का स्टेटस प्रोवाइड किया गया। इसको जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड किया गया, स्पेशल स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड किया गया, इसको जम्मू कश्मीर। और आर्टिकल 370 के थ्रू कुछ प्रोविजन किए गए, जैसे जम्मू कश्मीर एकमात्र इंडिया का स्टेट होगा जिसका अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जम्मू कश्मीर का स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा,
तो केवल एकमात्र इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, केवल एकमात्र इंडिया का स्टेट जिसका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, अब नहीं है। मैंने बताया 2019 में भारत सरकार ने इस स्पेशल स्टेट के स्टेटस को खत्म कर दिया। इसको, इस स्पेशल स्टेट के स्टेटस को, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेट के स्टेटस को भारत सरकार ने खत्म कर दिया। कब? 2019 में। कब खत्म कर दिया बच्चों? 2019 में। लेकिन इसके पहले जम्मू कश्मीर का अपना अलग स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन था, और उस कोई भी भारत सरकार अगर कोई नियम इंप्लीमेंट करती थी जम्मू कश्मीर में, तो जब तक वो कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता था जब तक कि वहां की स्टेट असेंबली उसे वेरीफाई ना करती। ठीक है, जब स्टेट असेंबली वहां की वेरीफाई करते कि नहीं इट इज नाउ अप्लीकेबल इन जम्मू कश्मीर, तभी वो अप्लीकेबल था। अगर वो रिजेक्ट कर देती थी तो वहां इंप्लीमेंट होना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ये था। इसके बाद किसी भी इंडिया के, जैसे हम लोगों के पास एक है फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव, है ना, फंडामेंटल फ्रीडम। हमें आर्टिकल्स 19 के थ्रू 6 फ्रीडम मिली हुई है, जिसमें इस मतलब फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू मेकिंग द पार्टी, फ्रीडम टू मूविंग ऑल ओवर इंडिया, फ्रीडम ऑफ लिविंग। हम भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं, और हम यहाँ के हैं जाकर के बम्बई में घर खरीद सकते हैं। हमें कोई पूछने वाला नहीं कि अपने बम्बई में घर खरीद से खरीद लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर के केस में ऐसा नहीं था। जम्मू कश्मीर के केस में कोई भी जम्मू कश्मीर के अलग आदमी जम्मू कश्मीर में परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। ठीक है, इट वाज द प्रोविजन इन केस ऑफ द जम्मू कश्मीर दैट जम्मू कश्मीर के अलावा, जम्मू कश्मीर के छोड़ करके कोई भी इंडिया का बंदा जम्मू कश्मीर में जाकर के प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। तो ये भी हमें देखने के लिए मिलता है। वी फाइंड इट इन केस ऑफ द जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो बहुत ढेर सारे प्रोविजन थे जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का स्टेटस बना रहे थे। ठीक है, वहाँ की सरकार को बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। वहाँ पहले गवर्नर नहीं होता था, आपको पता है, वहाँ पहले गवर्नर नहीं होता था। गवर्नर की जगह पर वहाँ पर पहले एक कह सकते हैं कि सदर ए रियासत, वहाँ सदर ए रियासत होते थे। ठीक है, और सदर ए रियासत भले ही वो अपॉइंटेड बाई भारत सरकार होते थे, लेकिन सदर ए रियासत होते थे। पूरे कश्मीर का मतलब उसे गवर्नर का नाम तक नहीं दिया गया था, तो बाद में नाम दिया गया। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि ये कंडीशन थी जम्मू कश्मीर की। तो ये जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के थ्रू स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बताया मैंने इस वजह से क्योंकि आपको बुक में लिखा है, दैट्स द रीजन आई हैव एक्सप्लेन। लेकिन ये अब इंपॉर्टेंट इस वजह से नहीं है क्योंकि ये स्पेशल स्टेट का स्टेटस खत्म हो चुका है बाई 2019 के थ्रू। ये जरूर हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेट का स्टेटस कब खत्म कर दिया गया, बाई 2019 के थ्रू, एक्ट ऑफ 2019 के थ्रू जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेट का स्टेटस को खत्म कर दिया। ठीक है, अब बच्चों आते हैं यूनियन टेरिटरीज। क्या आते हैं? यूनियन टेरिटरीज। बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में जब बात करें तो बच्चों मैंने बताया इंडिया में क्या है, इंडिया में जो बनाया गया वो फेडरल सिस्टम बनाया गया, यानी लिखा भले ही नहीं हम लोगों ने फेडरल, लेकिन बना तो फेडरल ही ना यार। पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास, सारे रूल इंप्लीमेंट लागू किए गए। लिखा हमने यूनियन, यूनिटरी नहीं, याद रखना यूनिटरी वर्ड अलग हो गया, यूनिटी का मतलब तो अलग ही हो गया। यूनियन लिख करके हमने फेडरेशन बनाया, यूनियन फेडरेशन बनाया। तो यूनियन फेडरेशन का मतलब है कि भारत सरकार में राज्यों को उतना अधिकार नहीं है जितना अमेरिका में, बस इतना। बाकी राज्यों का अधिकार है लेकिन उतना नहीं है जितना अमेरिका में। ठीक है, क्योंकि हम भारत की यूनिटी को पहले ध्यान देना चाहते थे, आफ्टर बाद हम फेडरेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। तो बात यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं। तो ये क्या है, भारत सरकार जब आज़ादी गेन की, भारत सरकार ने नहीं, भारत को जब फ्रीडम गेन हुई, तो जो कुछ ऐसे एरियाज थे जो बहुत कंट्रोवर्सी से एरिया थे, और ये जो बहुत बैकवर्ड एरिया थे जहाँ पर स्टेट का स्टेटस देना पॉसिबल नहीं था, या जिनको भारत में रखना वो भारत से अलग हो जाने की कंडीशन में थे, उनको भारत में रखना, ये कुछ ऐसे एरियाज थे
जिन पे कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा वहाँ, ठीक है। और वो सारे क्षेत्र, वो सारे एरियाज डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करेंगे। दे विल वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वहाँ पर जो राज्य मतलब हेड होगा उसे 3 नाम दिए गए। कहीं कहीं पर उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, कहीं पर उसे प्रशासक कहा जाता है, ऐसा करके एडमिनिस्ट्रेटर, कहीं पर उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, हिंदी में प्रशासक कहा जाता है, वैसे इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। और कहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, कहीं पर वाइस गवर्नर होता है। छोड़ो, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि क्या है यूनियन टेरिटरीज। तो ऐसे एरिया जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है नहीं, और अगर है, जैसे मान लो जब दिल्ली आपकी यूनियन टेरिटरीज है लेकिन वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर है तो वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। दैट गवर्नमेंट इज नॉट एक्सरसाइजिंग एज इक्वल पावर एज द स्टेट्स। जैसे भारत का स्टेट है, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो जितना उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पावर को एंजॉय करेगी उतना दिल्ली की गवर्नमेंट एंजॉय नहीं कर सकती है, क्योंकि दिल्ली एक्चुअली नेचुरली यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बना दिया। तो मोस्ट ऑफ जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं इसमें 8 हो गई हैं। पहले 7 थी, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर को जब ये आर्टिकल 370 के थ्रू खत्म किया गया, तो जम्मू कश्मीर को केवल यूनियन टेरिटरीज नहीं, केवल आर्टिकल 370 के थ्रू स्पेशल स्टेट का केवल नहीं खत्म किया गया, बट उसको क्या कर दिया गया, उसको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया और उसको 2 पार्टों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और ये कहा गया कि फ्यूचर में 3 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर में हम स्टेट असेंबली बना देंगे, लेकिन सरकार नहीं बनाएंगे, स्टेट असेंबली बना देंगे। लेकिन लद्दाख में तो वो भी नहीं बनेगी। लद्दाख तो पूरी तरीके से भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर भी रहेगा, लेकिन वहाँ पर हम क्या लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी जाएगी 3 सालों के अंदर, ऐसा कहा गया है। तो बात हम यूनियन टेरिटरीज की कर रहे थे कि यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, और वहाँ पर जो भी होते हैं चाहे वो आपके क्या नाम से प्रशासक हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो आपके मतलब एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे डिप्टी गवर्नर हो, दे आर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड वर्क अंडर द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के अंडर में काम भी करते हैं। समझ में बच्चों? तो हमारे इंडिया में इस समय 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख एंड आपका जम्मू कश्मीर, ये आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। अब जैसे पुदुचेरी की बात करें तो ये पुदुचेरी वो एरिया, पुदुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट है 3 स्टेट में पहले, केरला, तमिलनाडु एंड शायद आंध्र प्रदेश, शायद कराईकल, माहे, दमन नहीं, कराईकल, माहे, इसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और 3 स्टेट में फैले हुए हैं। ये पहले बच्चों क्या था, फ्रांसीसियों के कंट्रोल में था। ये फ्रांसीसियों से हमें आज़ादी कब मिलती है? आज़ादी मिलती है 1964 में मिलती है, बहुत दिनों बाद मिलती है। तो ये डायरेक्टली भारत सरकार के कंट्रोल में, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये इनका कंडीशन है। दमन और अंडमान निकोबार द्वीप हमारे इंडिया के मेन लैंड से बाहर है, वो हमसे आज़ादी की डिमांड कर सकते हैं, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट उनको स्पेशल अपने कंट्रोल में रखेगी ताकि वहाँ पर कोई एक्सप्लॉयटेशन और लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी में से कर गई। सेम देन लक्षद्वीप की है, अरबियन सी में है, ठीक है। तो वहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में उसे कंट्रोल में रखेगी। या जहाँ पर बहुत ही ऐसी, बाकी मैं बता दूं आपके 12 स्टेट अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर कंपेरेटिवली दूसरे स्टेटों को उनको ज़्यादा फ्रीडम दी गई है। वहाँ पर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको जनजातीय डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है, ताकि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देख सके, ठीक है। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज का जो गवर्नमेंट होती है वो क्या कहते हैं अंडर द भारत सरकार के अंडर में काम करती है, और वहाँ पर फेडरेशन के लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होते। क्लियर है? तो ये यूनियन टेरिटरीज है। आगे वाले वीडियो में हमें पढ़ना है कि क्या पावर ये जो बना है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, क्या ये पावर चेंज की जा सकती है, और चेंज की जा सकती है तो इसका प्रोविजन क्या है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।